नेक्स्ट बात करूंगी टाटा मोटर्स। कंपनी बहुत अच्छी है। 650 का जो हाई दिया था वो इन्होंने अपने जेएलआर बिजनेस की वजह से दिया था। बहुत ज्यादा जगुआर, लैंड रोवर, इन सब की सेल हुई थी यूरोप में, तो वो उस सेल के बदले का ये शेयर वो मार्जिन ले चुका है। मतलब जो ये चाल आई थी ना इसमें अभी 400 रुपए से लेके और 650 का हाई, तो वो उस वाले बिजनेस की वजह से टाटा मोटर का काम हो गया। फिर भी मुझे लगता है कि 600 का सपोर्ट तो मेंटेन करना चाहिए टाटा मोटर्स, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स टाटा मोटर्स में मुझे किसी भी वजह से कोई बहुत ज्यादा जंप आने की उम्मीद नहीं लग रही। आई विश कि आपने टाटा मोटर्स को 600 से ऊपर बाय ना किया हो। अगर आपने 600 से ऊपर टाटा मोटर्स को बाय किया है ना, तो मुझे नहीं लगता ये आपको उतना प्रॉफिट देगा, है ना। यहाँ पे जो खेल होना था ना सर, जिसने 400 पे एंट्री की है ना, वो 600 650 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और बहुत कुछ ज्यादा मुझे यहाँ आगे होने की उम्मीद नहीं है। ईवी 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा मोटर्स का नाम बहुत जोर शोर से उछाला जाता है, तो बता दूं कि टाटा मोटर्स ईवी नहीं बनाती है। टाटा मोटर्स कमर्शियल ट्रक बनाती है, बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉलर और इस तरह की चीजें होती है ना। टाटा मोटर्स का मेजॉरिटी बिजनेस वो है ना। ईवी बनाती है टाटा मोटर्स का डीवीआर सेक्शन, जिसको इन्होंने अपनी डीवीआर आर्म ही अब अलग कर दिया इन्होंने, है ना। मतलब अब इन्होंने डीवीआर को भी डिमर्ज कर दिया है। तो ऐसे में तो टाटा मोटर्स में जो रही सही जो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन भी था वो भी खत्म हो गया है। तो टाटा मोटर्स को 600 से ऊपर लेना समझदारी तो एटलीस्ट नहीं है ना। और मुझे नहीं पता आपने इसको कहाँ लिया है। आपके पोर्टफोलियो में इनका बाइंग प्राइस कहीं नहीं दिख रहा था। आई विश कि आपने टाटा मोटर्स को 600 से ऊपर ना लिया हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बीपीसीएल। बीपीसीएल जिसके पास भी और जो भी हाई प्राइस पे बीपीसीएल में फंसा हुआ है ना, उसके लिए एवरेजिंग का ये बेस्ट टाइम है शायद। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ऐसा लगता है बीपीसीएल अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। जिसके पास भी है वो डरे नहीं इन प्राइस, जिसके पास भी है वो डरे नहीं। इन प्राइसेस पे आप बीपीसीएल में एवरेजिंग करके चल सकते हो। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी की भी नहीं है, आप लोग खुद से अपना रिसर्च जरूर करेंगे। मुझे जो लगता है वो मैं कर रही हूँ। बीपीसीएल मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब तक इसमें से केवल त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बीपीसीएल मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इसके अलावा किसी भी शेयर में ऊपर जितने भी शेयर मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने किसी भी शेयर में कहीं भी कैसी भी एंट्री नहीं बनाई है। नेक्स्ट बात करूंगी अडानी पावर। अडानी के बारे में तो मैं कुछ भी बोलना पसंद नहीं करूंगी। मतलब अडानी से तो मेरे फ्रेंड सर्किल जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। मतलब आप ये देख लो अडानीज में इस वक्त कोई भी छोटा इन्वेस्टर और कोई भी समझदार ट्रेडर मुझे नहीं लगता कि वो अडानीज को ऑपरेट कर रहा होगा। हाँ, लेकिन अडानीज में ना या तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर या बहुत बड़े बड़े ट्रेडर या फिर आप जो नए नए ट्रेडर बने जिनको लगता है ऐसा कि आप अडानी की कंपनी से कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के ले जाओगे, ये 3 ही तरह के लोग ट्रेड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप या तो बहुत बड़े ऑपरेटर हो सकते हो या आप बहुत बड़े ट्रेडर हो सकते हो या आपको अभी शेयर मार्केट में आए हुए 3 साल से कम टाइम हुआ है। केवल उसी तरह के लोग अडानी को इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता आपने अडानी पावर को कहाँ कहाँ पे लिया है और आप उसमें क्या करने वाले हो। अडानी पावर से बेहतर है टाटा पावर की कंपनी। अडानी पावर से सेफ और सिक्योर फ्यूचर मुझे टाटा पावर का लगता है। ये शेयर आपको हार्ट अटैक नहीं देगा एटलीस्ट, लेकिन अडानी में तो हर 10वें दिन पे कभी पॉजिटिव न्यूज आती है, कभी इसको कोई खरीद लेता है, कभी इसको कोई बेच देता है। मतलब इतने अनसर्टेन कंपनीज के साथ आप कैसे बने रह सकते हो, आई डाउट। नेक्स्ट बात करूंगी एचडीएफसी बैंक। अगर आपको प्राइवेट बैंक ही लेने ना सर, तो एचडीएफसी बैंक से मुझे ज्यादा बेहतर लगता है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। एचडीएफसी बैंक को मैंने पर्सनली भी एक बार ट्रेड किया है। इतना ब्यूटीफुल बैंक है कि कितना भी चाहे कोविड भी आ जाए, चाहे 4th कोविड आ जाए ना, ये आपको जो आपकी एंट्री है ना उससे नीचे गिर के नहीं दिखाएगा आपको एचडीएफसी बैंक। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत है, ना ये चल के दिखाएगा और ना ही ये गिर के दिखाएगा। ये जहां रहेगा ये 200-300 रुपए प्लस माइनस की रेंज में खेलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे एचडीएफसी बैंक पर्सनली पसंद नहीं है। आपके पास है तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए। बाकी हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक ही लेने हैं तो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक मच बेटर देन, मतलब सारे पैरामीटर्स पे मुझे एचडीएफसी बैंक से ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करूंगी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। सर अडानी की सिर्फ एक और एक कंपनी जो मुझे अट्रैक्ट करती है, दैट इज अडानी पोर्ट। इसके अलावा मुझे सारे अडानीज में दिक्कत लगती है, सारे अडानीज में प्रॉब्लम लगती है। अब ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस मुझे नहीं पता इसका क्या करना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करूंगी आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स के लिए बोलूंगी नो नेवर, नो नेवर, नो नेवर, ई टू द पावर, वो कहते हैं ना कि इनफाइनाइट। अगर आप आरती ड्रग्स में हैं और बने हुए हैं
तो आप यहाँ इनफाइनाइट टाइम तक भी बने रहेंगे ना, तब भी आप आरती ड्रग्स में से अपना प्रॉफिट लेके नहीं जा पाएंगे। एकदम गार्बेज स्टॉक है। मैंने आरती ड्रग्स को पर्सनली भी एक बार ट्रेड किया हुआ है, 3-4 महीने मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा था। इतना ब्यूटीफुल शेयर है कि ये आपको ना तो ये फ्रस्ट्रेट करके रख देगा आपको, ये आपको हर तीसरे दिन ऊपर और हर तीसरे दिन फिर नीचे गिर के दिखाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में शांति से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आरती ड्रग्स को थोड़ा केयरफुली लेना चाहिए। मतलब मैंने बता दिया है, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपका बाइंग एवरेज क्या है, आप कहाँ पे इसमें एंट्री किया आपने। नेक्स्ट बात करूंगी RECL, मतलब ये शायद REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। बस ये कहूंगी ये बहुत बहुत हाई पे है, एंट्री का टाइम नहीं है REC में, बहुत ही केयरफुल रहिए। अगर आपने कहीं नीचे से एंट्री बनाई हुई है तो ये REC में प्रॉफिट बुकिंग्स के लेवल हैं। ये नहीं कह रही कि आपको आज ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, आप देख लो, क्योंकि मेरे पास पर्सनली नहीं है तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता। मेरे पास जो पर्सनली शेयर होता है ना, उसका तो मैं बहुत एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर उसकी न्यूज और बहुत कुछ मैं देखती हूँ, तो उससे एग्जैक्ट मुझे एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। लेकिन बस REC अगर आपने नीचे पे लिया हुआ है तो इसमें टाइमली प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिएगा। इस तरह के शेयर, गवर्नमेंट PSU है, आजकल गवर्नमेंट PSU के नाम का लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है एकदम, उनको लगता है कि सारे ही गवर्नमेंट PSU 4 गुना और 5 गुना रिटर्न कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी भी PSU में आप गलती से भी बहुत हाई पे फंस गए ना, तो कम से कम 3 साल के लिए आप मतलब वहां से प्रॉफिट निकालना तो छोड़ो, आप उन्हीं प्राइसेस पे फंसे रहोगे, आपको ये नहीं समझ। और उसके बाद अगर ये PSU गिरे ना, तो आप लोग मतलब सीधा 50% पे जाके रुकोगे। इनका सबसे बुरी दिक्कत गवर्नमेंट PSU के साथ यही है कि जितनी तेजी से ये चलते हैं ना, उतनी ही तेजी से जब इनमें गिरावट आनी शुरू होती है तो ये उतनी ही तेजी से गिर गिर के दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी कैंपस, रिलैक्सो, जितना भी फुटवेयर कंपनी है ना, मुझे लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस सो रहेगी। आपने जहां भी एंट्री की है, एक्चुअली सारे ही फुटवेयर बहुत बड़ी रैली दे चुके हैं, और कोई भी सेक्टर एक बार रैली देने के बाद उसमें तुरंत रैली नहीं आती है। मैंने शायद अभी थोड़े दिनों पहले रिलैक्सो के बारे में किसी को बताया भी था, शेयर पे मैंने किसी को बताया भी था कि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, और रैली के तुरंत बाद दूसरी रैली नहीं आती, शेयर रेस्ट करता है, कंसोलिडेट होता है। तो शायद आपका कैंपस भी, मैंने चार्ट तो देखा नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ, फुटवेयर सेगमेंट सारा ही कि बस सो परफॉर्मेंस रहेगी। शेयर्स की बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि कैंपस के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, रिलैक्सो के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शेयर की चाल शायद आपको सो रह सकती है। नेक्स्ट बात करूंगी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के साथ बहुत दिक्कत है। गेल को अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो बहुत दूर रहे गेल से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब से किरीट पारेख कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू हुई हैं, तब से गेल की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। रीजन, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है इंडिया के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस के प्राइसेस हाई हो रखे हैं। रीजन बीइंग कि यूरोप और अमेरिका की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब अपने प्लांट्स को नेचुरल गैस बेस्ड कर रही हैं, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस के बाद से इनको कोल की कमी और क्रूड की कमी, दोनों की कमी से गुजरना पड़ा। तो अब वो वहां से अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर रही हैं कि उनको कोल पे और क्रूड पे बेस ना रहना पड़े। अब वो उनके पास अपना जो नेचुरल गैस है, जो उनको नॉर्दर्न सी में मिलता है, वहां से वो ले रहे हैं। अमेरिका के पास अपना नेचुरल गैस भी काफी है, तो अब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खास करके नेचुरल गैस बेस बना रहे हैं। तो इंटरनेशनल नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया में गेल के साथ क्या हुआ है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चाहे जितनी महंगी गैस ले, लेकिन अब उसको यहाँ इंडिया में जितनी भी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है और इसके अलावा और जो दूसरी कंपनी है जिनको कि गेल अपना गैस सप्लाई करता है, उनको एक निश्चित रेट पे, जैसे सब्सिडाइज रेट पे ही उनको अपना गैस देना होगा, नेचुरल गैस देना होगा। गेल अब चाह के भी, चाहे उसे वहां से कितनी भी महंगी गैस मिल रही हो, लेकिन यहाँ इंडिया में जब वो सेल करेगा तो उसको एक निश्चित प्राइस पे ही गैस बेचनी होगी। तो ये गेल के प्राइस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी को अगर आप सोचो ना कि रॉ मटेरियल जो वो खरीद रही है वो महंगा खरीद रही है, जो उसको बेचना पड़ रहा है वो सस्ता बेचेगी, तो जितनी भी गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है ना, वहां थोड़ा दिक्कत रह सकती है। हाँ, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज
उनको इस चीज से फायदा होगा। उनको किरीट पारेख कमेटी की रिकमेंडेशन लागू होने के बाद से अब उनको कंपैरेटिव सस्ती गैस मिलने लगी है। तो अब उनको क्या होगा ना कि अब उनको उस सस्ती गैस की वजह से अब उनके मार्जिन बढ़ेंगे। अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स के बाद जितने फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है उनमें थोड़ा सा रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं, प्रॉफिट्स आ सकते हैं। बट गेल के साथ फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर प्रॉफिट्स पे हैं तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। इनमें से किसी भी शेयर में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूं, तो मैं एक मोटा मोटा एक ऊपरी तौर पे आपको जस्ट इन्फॉर्म कर सकती हूँ। नेक्स्ट बात करूंगी बर्जर पेंट्स, अच्छा है बट केवल दिवाली तक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। टाटा पावर, टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में चाहे तो आप इसकी एसआईपी लेनी शुरू कर दो, चाहे तो हर हर महीने 2-2 हजार का टाटा पावर लेना स्टार्ट कर दो। जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, मैं कहती हूँ टाटा पावर का शेयर लेना शुरू कर दो। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया का मैक्सिमम जो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा वो टाटा पावर ही बनाने वाला है। और इसी के साथ रूफ टॉप सोलर पैनल जितने भी हैं उसमें भी ये मेजर प्लेयर है टाटा पावर इस वक्त। और भी बहुत सारी चीजें हैं टाटा पावर के साथ। बड़ा काम है इलेक्ट्रिसिटी में भी इनका बड़ा काम है। ट्रांसमिशन, पावर लाइंस, ये सारा काम इनका है। और सबसे बड़ी बात, कोकिंग कोल इस वक्त बहुत सस्ता हो गया है। किसी भी पावर कंपनी के लिए उसका रॉ मटेरियल होता है कोकिंग कोल। टाटा पावर के लिए रॉ मटेरियल है कोकिंग कोल, है ना। और कोकिंग कोल इतना सस्ता हो जाना, तो टाटा पावर मतलब पावर के साथ साथ इलेक्ट्रिक मतलब ईवी पे भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे भी काम कर रही है। तो टाटा पावर का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। इसका कोई भी शेयर आपको बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 200 का सपोर्ट हर बुरी से बुरी कंडीशन में मेंटेन करेगा। और अभी अभी इस वक्त ये 250 के आसपास है। अगर ये 250 वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है किसी भी वजह से, मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी टाटा पावर में क्रिएट हो रही है, और अगर ये बहुत स्ट्रांग तरीके से 250 का सपोर्ट तोड़ता है और 250 का सपोर्ट मेंटेन करता है, तो फिर मैं टाटा पावर में और बाय करके चल सकती हूँ। फिलहाल मेरा इसमें बाय एवरेज 205 रुपए पे है। नेक्स्ट बात करूंगी अडानी विल्मर मल्टीबैगर कचरा स्टॉक है सर, बिल्कुल गार्बेज है। अडानी सर भी इससे बाहर आ चुके हैं। इसके सारे स्टेक बेच दिए हैं शायद उन्होंने, मैंने कुछ ऐसा ऊपरी न्यूज सुनी थी। तो आप देख लीजिए कि अडानी विल्मर में आपको क्या करना है। फिलहाल तो अब अडानी विल्मर से जब अडानी अलग हो गया तो विल्मर की तो कोई औकात ही नहीं रह गई, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं, मुझे ज्यादा इनके बिजनेस मॉडल का मैंने कभी बहुत अच्छे से इनको एनालाइज करने की कोशिश नहीं करी। उससे अच्छा मतलब अगर इस सेक्टर में है तो मेरे पास पतंजलि है पर्सनली, और पतंजलि का फ्यूचर मुझे कंपैरेटिव अडानी विल्मर के ज्यादा सेफ सिक्योर लगता है। अगर आपका 8-10 5-7 साल का व्यू है और आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में मुझे थोड़ा सा, मेरा जो बाय एवरेज इस वक्त है वो 1000 रुपए के आसपास पतंजलि में है। और पतंजलि के शेयर में मैं लॉन्ग बने रहूंगी 2-3 साल, मुझे पतंजलि में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अडानी विल्मर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना पहले था, ना इसका आईपीओ आया था तब था, ना बीच में था, ना अब है, और ना कभी होगा। नेक्स्ट बात करूंगी रिलायंस पावर, मल्टीबैगर कचरा स्टॉक है बिल्कुल। मतलब मैं जिस दिन से मार्केट में हूं ना, उस दिन से मैं रिलायंस पावर के लिए मना करती हूँ। लोग इसमें सिर्फ रिलायंस का नाम देख के कि ये रिलायंस की कंपनी है, ये अंबानी की कंपनी है, ये कुछ अच्छा होगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से रिलायंस पावर के मालिक के बारे में पढ़ा हो ना, तो ये सर बैंक करप्ट पर्सन है। इन पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं। चाइनीज बैंक से इन्होंने इतने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, इनके घर बिक गए, इनके गाड़ी बिक गई, इनकी सारा बिजनेस बिक गया। मतलब जिस कंपनी के मालिक को आप देखा करो ना सबसे पहले कि उस कंपनी का मालिक किस तरह का है। तो जो पर्सन बैंक करप्ट है, देखो मैं किसी भी पर्सन को वो नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कंपनी की बात कर रही हूँ। जिस भी कंपनी का पर्सन, जिस भी कंपनी का मालिक अगर बैंक करप्ट है, तो उसमें आपको क्या होप दिखती है? कोई भी कंपनी का शेयर कंपनी के बिजनेस से चलता है। अगर आप किसी भी शेयर में घुसते हो कि वो आपका पैसा डबल कर देगा किसी भी वजह से, और तो फिर आप बैठे रहो 24 घंटे, आप अपना स्क्रीन खोल के बैठे रहो, वो पैसा डबल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर आपने किसी कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करके पैसा लगाया है, तब आपको वहां से कुछ मिल सकता है। नहीं तो आपको वो ऑपरेटर ना गेम खिलाता रहेगा। वो कभी 5% ऊपर लेके जाएगा, फिर वो 10% नीचे गिराएगा, फिर वो 20% ऊपर लेके जाएगा, फिर वो 15% नीचे गिराएगा। तो ये येस बैंक और
रिलायंस पावर, ये सारे नए आने वाले लोग हैं ना, ये सारे नए आने वाले लोग जो 15 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, सबसे पहले आके इसी तरह के शेयर्स में आके, सुजलॉन एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन, ये सब इस तरह के शेयर्स हैं जिनमें सबसे पहले आके रिटेलर पैसा लगाता है और उनको और ट्रैप होके रह जाता है। मैंने तो मेजोरिटी लोगों को ट्रैप होते हुए देखा है, यहाँ पे मैंने कमाते कम ही लोगों को देखा है। नेक्स्ट बात करूंगी बजाज फिनसर्व। सर बजाज फिनसर्व में मैं इन्वेस्टेड थी पर्सनली भी, लेकिन अब मुझे फाइनेंस के सेक्टर में बजाज फिनसर्व से बेहतर लगता है आदित्य बिरला कैपिटल। आप अगर इसमें आपका 2-3 साल का व्यू है, लॉन्ग बने रहना चाहते हैं, आप बने रह सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट है, वही जो म्यूचुअल फंड वाली बात बता रही हूँ ना, जैसे एल&टी के लिए बोला है ना, उस तरह से आप बने रह सकते हैं। आप कभी भी आपको नीचे गिर के नहीं दिखाएगा, कभी भी आपको मार्केट कंडीशन में बहुत ऐसे हार्ट अटैक नहीं देगा, आराम से बना रहेगा, शांति से बना रहेगा। जब मार्केट अच्छा चलेगा तो मार्केट के साथ ही अच्छा चलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या दिक्कत है ना बजाज के शेयर के साथ, कि इसका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आने वाला है बजाज के शेयर को टक्कर देने के लिए, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसी वजह से मैंने अपना रिलायंस का पैसा वहां से फ्री करा के मैं रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जाके इन्वेस्ट करना चाहूंगी, बजाय कि अब बजाज की किसी भी कंपनी के। हालांकि अभी मैं बजाज फिनसर्व में बनी हुई हूँ, जब भी मैं बजाज फिनसर्व से प्रॉफिट बुकिंग करूंगी मैं अपने न्यूज सेक्शन में बता दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं इसमें हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जैसे ही निफ्टी ऊपर, अभी तुरंत देखो, अभी किसी भी फाइनेंस की सेक्टर की किसी भी कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी रिलायंस से, क्योंकि रिलायंस को अभी यहाँ इंडियन शेयर मार्केट में आके बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगेगा। मतलब ऐसा तुरंत ये कुछ जादू नहीं हो जाने वाला, ऐसा नहीं हो जाने वाला कि सारे फाइनेंस की कंपनीज बंद हो जाने वाली है, नहीं। जितनी भी टॉप 5 कंपनीज है ना फाइनेंस की, इनका बिजनेस अभी चलता रहेगा। तो आपके पास जो भी फाइनेंस है, आप उसको अभी 4-5-6 महीने एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। उसके बाद देखना होगा कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट बात करूंगी जेनेरिक इंजीनियरिंग। सर बिल्कुल आइडिया नहीं है, कभी भी नहीं सुना, कैसी कंपनी है, क्या करती है, कुछ नहीं सुना। नेक्स्ट बात करूंगी वेदांता। वेदांता मेरे पास पर्सनली होल्डिंग में है। 200 का सपोर्ट लेवल ये बिल्कुल मेंटेन करेगा। अभी देख रही हूँ कि 200 पे ये क्या करता है, तब तक मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी, होल्ड वाली पोजीशन पे है। 200 पे आया तो मैं इसमें बाय करके चलूंगी, एवरेजिंग करके चलूंगी। 270 पे मेरा इसमें बाय था। फिर ये 330 का हाई लगाया था इसने, 330 पे मैंने 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, तो इसलिए 50% का जो हिस्सा है वो मेरे पास अभी वेदांता का बचा हुआ है। नीचे 200 पे आता है और मुझे ऐसा लगता है कि 200 का सपोर्ट ये कितनी भी बुरी कंडीशन में नहीं तोड़ेगा, 200 तक आना चाहिए। अगर जब भी आएगा मैं इसमें अपना एवरेजिंग करूंगी, है ना। नेक्स्ट बात करूंगी पीएनबी। तो पीएनबी के बारे में बस मैं ये कहूंगी कि ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, पीएसबीज, वैसे तो देखो एक बात बता दूं, इस वक्त बैंकिंग में रैली है, तो जब भी किसी सेक्टर में रैली होती है ना, तो सारे ही शेयर चलते हैं, चाहे वो अच्छा शेयर हो अच्छा भी चलेगा, बुरा शेयर हो बुरा भी चलेगा। लेकिन अगर बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो बस ये बोलूंगी कि सबसे नीचे स्थान पे, बस ये बोलूंगी कि सबसे नीचे वाले पोजीशन पे मैं पीएनबी को रख सकती हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे बात करती हूँ शेयर्स की। तो अगर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैंक को मैं के शेयर्स को मैं अगर रैंकिंग दूंगी, तो पीएनबी के शेयर को मैं सबसे नीचे की रैंकिंग दूंगी। बाकी जो भी आपके पास बैंक हैं अभी बने रहे 1-2-3 महीने, क्योंकि अभी बैंकिंग में रैली है। अभी इस रैली में सारा शेयर चलेगा, छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, पब्लिक सेक्टर भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा, सब चलेगा। तो जो भी पीएनबी में इन्वेस्टर्स हैं वो बने रह सकते हैं, उनको उसको छोड़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूं, मैं बता रही हूँ लॉन्ग टर्म, एज अ लॉन्ग टर्म, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो पीएनबी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक शायद नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगी, मतलब इससे अच्छे बेहतर बैंक्स हैं अपने पास, तो आप उन्हें कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करूंगी टाटा स्टील। टाटा स्टील का आपने एक शेयर ले रखा है तो क्यों भाई, इतना इतना आपके पास टाइम क्यों है, इतना इतना आप क्यों एक एक दो दो शेयर चीजों में इकट्ठे करते हो। आपके लिए मैं बस ये बोलूंगी, आप एक कंपनी को अच्छे से स्टडी करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगाओ। इस तरह से अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को मतलब ऐसे लगता है कि क्या बोलूं यार, मतलब बहुत ज्यादा शेयर हैं ये, आप नहीं मैनेज कर पाओगे इतने शेयर, इतनी कंपनीज और इतने सेक्टर्स को, है ना। ये कहूंगी कि बहुत, या तो मतलब आप
आपको ना अपना पोर्टफोलियो कट शॉर्ट करना चाहिए, यूं एक एक शेयर अलग अलग कंपनी में लेने से नहीं बनेगा सर। नेक्स्ट बात करूंगी ट्रांसफॉर्मर इंडिया, कभी ट्रेड नहीं किया, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट बात करूंगी मिष्ठान फूड, सर फूड और मिठाई मैं सिर्फ खाने में यूज करती हूँ, मैं किसी भी मिष्ठान और किसी भी फूड में शेयर नहीं लेती मैं इनका। मिठाई मैं खाती हूँ, फूड फूड भी मैं बस खाती हूँ। तो इस तरह की अननोन कंपनीज, मुझे नहीं पता कैसी कंपनी है, क्या इनका बिजनेस है और क्या उसका होप है, क्या उसकी ग्रोथ है। आपने लिया होगा कुछ सोच के लिया होगा आई होप। और ध्यान रखिए, मतलब आपको लेके बस यही कहूंगी कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो ह्यूमन माइंड के लिए मैनेज करना संभव नहीं है। जितने भी म्यूचुअल फंड भी है ना, वो भी आज की डेट में मैक्सिमम 15 से 20, मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा शेयर्स में म्यूचुअल फंड तक इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड कौन होते हैं? जो उनके पास टीम होती है सर रिसर्चर्स की, वो जाके 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा पोर्टफोलियो को मैनेज करना, उस पर वॉच रखना, उसके हर हर न्यूज की अपडेट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। कोशिश कीजिए जो 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 सेक्टर से आप बच सकते हैं, है ना। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी की भी नहीं है इनमें से, हार्डली किसी सेक्टर में किसी शेयर में मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने बता दिया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में मैं इन्वेस्टेड हूँ, अच्छा है रखिए। और मैंने बता दिया ऑलमोस्ट आपको क्या क्या करना है ना, और बस यही कहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय बाय।